वैदिक काल में आपका स्वागत है। इतिहास का वह चैप्टर जो वैदिक युग कहा जाता है। लोग इसे कुछ लोग वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, लेकिन वैदिक सभ्यता कहना गलत है, क्योंकि ये लोग सभ्यता के लायक नहीं थे, क्योंकि बर्बर किस्म के आदमी थे, लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें कभी सभ्यता नहीं कहा जाता। सिंधु सभ्यता के बाद या सिंधु सभ्यता के ऊपर जो व्यवस्था स्थापित हुई उसे कहा जाता है वैदिक काल। वैदिक काल की जानकारी हमें वैदिक साहित्यों से मिलती है। काल की जानकारी हमें वैदिक साहित्यों से मिलती है। वैदिक साहित्य 4 होते हैं: वेद, ब्राह्मण, अर्यक और उपनिषद। इन चारों साहित्यों से हमारी वैदिक काल की जानकारी होती है। लेकिन वैदिक कौन थे? वैदिक वेदों से प्राप्त होती है। जानकारी किससे होती है? वेदों से। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो भी 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों के आधार पर इनकी जानकारी होती है। आइए हम लोग परीक्षा की दृष्टि से चाहे वो पीसीएस होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस होगा, चाहे वो रेलवे होगा, चाहे वो आपका यूपी ईसाई होगा, सभी में काम आने वाली उपयोगी वीडियो ये सिद्ध होगी। तो आइए बात करें। देखिए, वैदिक युग आप देख पा रहे हो कि बाबा लोग बैठे हुए हैं, पंडित जी लोग बैठे हुए हैं, और इसमें से ये मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं, यह बता रहे हैं। क्या क्या बता रहे हैं, किस समय के हैं, आइए इसके बारे में बात करें। चलिए, आप देख पा रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक युग के प्रवर्तक आर्य थे। अब बात आती है कि आर्य का निवास कहाँ स्थान था। तो आर्यों का जो निवास था वह मध्य एशिया था। सेंट्रल एशिया है। हालांकि इस सेंट्रल एशिया को और इनको मानने वाले कि वो अलग अलग देशों से आए थे, कहाँ थे, तो अलग अलग लोग अपना अपना मत देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वोल्गा टू गंगा की किताबें, कुछ लोगों को मानना है कि वह मध्य एशिया, कुछ लोगों का मानना है कि आर्कटिक से आए हुए थे। यानी कि अलग अलग जो है, लेकिन जो सबसे प्रामाणिक बात आती है कि वो लोग कहाँ के आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। देखिए, ये अपने साथ आए थे तो घोड़े लेकर के आए थे, रथ लेकर के आए थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता में घोड़े का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो ये लोग देखिए इस प्रकार से भारत पे आए थे चल करके। और अब बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता में जो लोग आए थे, आप देख पा रहे होंगे सर कि यह इलाका जो आपको दिखाई देगा, यह सेंट्रल एशिया का इलाका है। और देखो, यहाँ से लोग चलते चलते कहाँ से, स्थल मार्ग से चलते चलते आप देखेंगे कि इस स्थल पे आते। ये आपका अपना भारत का जगह है कि ये अपना भारत का है। और यह क्षेत्र आपको, बल्कि भारत ही क्यों, बल्कि वो पाकिस्तान का भी इलाका आपको दिखाई देगा। इन क्षेत्रों पे आए थे और यहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त किया। इनको गुलाम बनाया, गुलाम से दास बनाया, और फिर इन्हें दास से शूद्र बना दिया गया। क्या बना दिया गया? शूद्र बना दिया गया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं आता है, क्योंकि जो सत्य है उसे बोलना ही पड़ेगा। आइए वैदिक काल के बारे में समझे, ध्यान रहे बात को। चलिए, बात आती है कि वैदिक काल को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है पूर्व वैदिक काल, इसी को हम लोग ऋग्वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसके बारे में अभी कुछ समय बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो वैदिक काल को 2 भागों में, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। देखिए, पूर्व वैदिक जो काल है, इसका जो समय है, वो कालखंड है, वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व बताया जाता है, यही मान्य है। लेकिन इसके बाद 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक है। अब याद करिए कि पूर्व वैदिक काल में क्या क्या हुआ था। तो उत्तर वैदिक काल में एक वेद की रचना हुई थी। उस वेद का क्या नाम है? तो कहेंगे जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद की रचना हुई थी। इस काल में केवल एक ग्रंथ लिखे गए हैं। वो कौन से ग्रंथ है? तो आपका ये ग्रंथ है। कौन ग्रंथ है? ऋग्वेद ग्रंथ है, या ऋग्वेद
जो पुस्तक है इसको लिखा गया, ये समय इतना समय की कालखंड को बताएगा। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक की कालखंडों के बारे में, इनकी समय के बारे में कि लोग कैसे रहते थे, उनका जनजीवन कैसे था, वो किस प्रकार से कार्य करते थे, वो किस प्रकार से शासन करते थे, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। अब आते हैं कि जब अब 1000 ईसा पूर्व से बात अगर हम लोग करेंगे तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि ये उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक आएगा। इस काल में 3 ग्रंथ लिखे गए थे। क्या लिखे गए थे? 3 ग्रंथ लिखे गए थे। कौन कौन? 3 ग्रंथों की रचना की गई थी। देखिए, पहला ग्रंथ है आपका सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना। ये 3 वेद, ये 3 क्या है? ये 3 ग्रंथ लिखे गए। इन तीनों ग्रंथों की जानकारी हमें बाद में मिलती है और यह 600 से 1000 से 600 ईसा पूर्व के जो बीच का दायरा है, इन दोनों बीचों में, इन दोनों इसके बीच में सारी घटनाएं आपको इस पुस्तक में लिखा हुआ है, इस पुस्तक में पिरोया गया है, इस पुस्तक में लिखा गया है। आप पढ़ेंगे इसकी जानकारी मिलेगी। हम सभी को बारे में ये भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि इन किताबों में पढ़ेंगे और क्या क्या लिखा है, क्या क्या सारी जानकारी। लेकिन याद रखिएगा, जानकारी के साथ साथ हमें क्या पढ़ना है? हमें परीक्षा के दृष्टि से पढ़ना है। हमें परीक्षा के दृष्टि से पढ़ना है कि हमें एग्जाम को निकालना है। आइए बात करते हैं आगे। चलिए, आपने कहा कि ऋग्वैदिक युग, देख रहे हो कि जो ऋग्वेद है, जो ऋग्वैदिक काल है, यह ग्रामीण संस्कृति थी। कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति। मैं आपसे बार बार ये बातें सुनते होंगे कि मैं कहता हूं कि हमारा देश का इतिहास बड़ा उल्टा हो जाता है। तो उल्टा इसलिए हो जाता है क्योंकि आप एक बात जानते हैं कि हमारे सिंधु जो सभ्यता थी वो ईंटों के घर में लोग रहते थे, ईंटों के घरों में लोग रहते थे, स्विमिंग पूल में नहाते थे, बड़ी लग्जरी व्यवस्था थी। लेकिन ऐसा क्या आन पड़ी, ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी कि सिंधु सभ्यता बर्बाद हो गई? क्या हो गई? बर्बाद हो गई। उसके बर्बाद होने के बाद कुछ जनता जो बची थी वो पूरब की तोड़ कूच कर गई और क्या हो गई कि लोग अब फिर मिट्टी के घरों में रहने लगे। तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा बवाल जरूर हुआ था। आइए इसके बारे में थोड़ा समझे। तो यह ग्रामीण युग, ग्रामीण संस्कृति थी। एक बात, वैदिक युग की जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिलती है, इसलिए इसे वैदिक युग कहा जाता है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले साहित्य कौन कौन साहित्य है? तो हमने कहा कि इसके अंतर्गत आने वाले 4 साहित्य हैं। कौन कौन? 4 साहित्य हैं। और चारों साहित्यों में कौन कौन है? तो पहला आप देखेंगे तो वेद है। क्या है? वेद है। दूसरा आप देखेंगे तो ब्राह्मण है, ये भी ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर हम लोग तीसरे की बात करें तो हम लोग अर्यक की बात करेंगे। क्या है नाम? अर्यक है, जो जंगलों में लिखा गया था। और चौथा आपको देखेंगे तो उपनिषद। क्या है? उपनिषद। ये चारों जो ग्रंथ हैं, यह क्या है? ये चारों ग्रंथ क्या हैं? तो ये वैदिक साहित्य हैं। इसी से सबकी जानकारी मिलती है, हमें वेदों की जानकारी मिलती है वगैरह वगैरह। चलिए, आपने देखा होगा कि वेद कितने हैं? वेद है, अर्यक है, ब्राह्मण है, उपनिषद है। वैदिक युग को 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तर क्या वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, यानी कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ये 4 प्रकार के जो आपको दिखाई देते हैं वैदिक साहित्य, ये चारों क्या है? ये वैदिक, ये कह सकते हैं हम लोग कि यह वैदिक साहित्य है। ये क्या है? वैदिक साहित्य। ये बातें हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे देखिए। चलिए, तो आप जानते हैं कि वैदिक साहित्य से हमें, वैदिक साहित्य की जानकारी हमें वेदों से मिलती है। वेद कौन है? ये रहा वेद। याद रहेगा कि यह वेद जो होता है वह वीद धातु से निकला है। किस धातु से? वीद धातु से निकला हुआ है। वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ होता है जानना, या कह सकते हैं टू नो, या कह सकते हैं ज्ञान। मतलब कौन सा ज्ञान? परफेक्ट नॉलेज, कह सकते हैं हम लोग परफेक्ट नॉलेज। तो वेद का अर्थ है जानना या ज्ञान या परफेक्ट नॉलेज या परफेक्ट ज्ञान, है कि नहीं है? या पूर्ण ज्ञान होता है। तो यह है वेद। तो वेदों की जानकारी हमको क्या है, कैसे मिलेगा, ये देखते हैं हम लोग। अब बात करेंगे कि जो वेद है, इस वेद का अर्थ क्या है? तो आपको जानते हैं कि ज्ञान, या ये थोड़ा सा मिस्टेक है ना। तो वेद क्या है? जीवन, जगत और ईश्वर का यथार्थ ज्ञान ही वेद कहलाता है। जो कहा जाता है ना कि जीवन का यथार्थ ज्ञान
को क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। वेदों को श्रुति साहित्य कहा जाता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते थे हम लोग, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने परिवार को याद करा करके, सुना करके आगे बढ़ाते थे, इसीलिए इसे कहते हैं श्रुति साहित्य कहा जाता है। वेद जिस रूप में हमें आज प्राप्त है उसे संहिता कहते हैं। संहिता का मतलब बाबू होता है कलेक्शन। क्या होता है, कलेक्शन। इन्हें की छोटे छोटे चीजों को जुटा करके कलेक्ट कर लेना, वह हो जाता है कलेक्शन। ठीक है ना भैया, तो यह इसे कलेक्शन या साहित्य कहा जाता है। वेदों को अपुरुषों ने लिखा है, मतलब क्या है कि इसे पुरुष ने नहीं लिखा है, इसे भगवानों ने लिखा है। तो देखिए कौन लिखा है, तो वेद व्यास ने कहा है। लेकिन याद रखिए वेद व्यास अपने हाथों से लिखा नहीं, बल्कि उन्होंने, वेद व्यास साहब ने मुख से बोला था, उनके ऊपर ब्रह्मा का वास हो गया और अपने मुख से बोले। और लिखने वाले कौन है, तो सूंड वाले बाबा क्या नाम है, तो आप जानते हैं कि वो क्या नाम है, अरे भाई शंकर जी के तो क्या नाम है पिता, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूं। तो उन्होंने क्या है कि इस वेद को लिखने का काम किया। क्या किया, लिखने का काम किया। अभी याद माइंड में आ जाएगा। तो हाँ, तो गणेश भगवान ने है, याद आ गया। तो गणेश भगवान ने इसको लिखने का काम किया, लेकिन वो उनके मुख से बोला गया, इसलिए उन्हें वेद व्यास का नाम आ ही जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे। ध्यान रखेगा कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमने कहा कि क्या आता है, ऋग्वेद है, वेद आता है। देखिए वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या आता है, वेद आता है। वेद कितने हैं, तो कहेंगे 4 है, 2 3 4। क्लियर हुआ, ये पहला है, यह दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा क्या है आरण्यक, चौथा क्या है उपनिषद। क्या है इसके बारे में आपको तो पढ़वे करेंगे। ये भी ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण साहित्य विशुद्ध रूप से गद्य में लिखा गया। किस में लिखा है, गद्य में लिखा गया। ये बात ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट रहता है। पूछा था कि ब्राह्मण किस ग्रंथ में लिखा गया है, तो कहेंगे गद्य में। अच्छा, आर्यक क्या है, यह जंगल में लिखा गया। आर्यक का मतलब होता है जंगल ना। यह गद्य और पद्य की यह गा कर भी पढ़ा गायन भी है और वैसे जो मंत्र भी है। तो यह लिखा गया है, गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। उपनिषद क्या है, यह अंतिम साहित्य है, इसे वेदांत कहा जाता है। इसके बाद जो है कि अंतिम उपनिषद है, इसे वेदांत भी कहा जाता है। यह तो कुल मिला करके इसके कितने हैं, तो 4 आपको दिखाई दे दिए। क्या 4 वैदिक साहित्य आपको दिखाई दे दिए, राइट ना भैया। अब वेदों के प्रकार सब जानते हैं। वेद के कई प्रकार, 4 प्रकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चारों वेदों अलग अलग समय में लिखे गए, जिन्हें हम संपूर्ण को वैदिक काल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका कालखंड हमने बताया 1500 1000। इनका जो है कि आपका 1000 से 600 BC मतलब है ना। अगली बात ध्यान रखिएगा, पूर्व वैदिक काल और ये उत्तर वैदिक काल है ना। हमने कहा कि पूर्व वैदिक, उत्तर काल, ये सब आपको सब बातें जानते हैं। अब लेकिन एक बात आप समझेंगे कि पूर्व जो वैदिक काल है ये प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें देवी स्तुति क्या है, देवी स्तुति ने की, उसके देवी स्तुति में गाया जाता है, मंत्र में इसे लोक है। ठीक है ना। इसमें कुल कितने मंडल है, तो कहेंगे 10 मंडल। ये बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 10 मंडल हैं। इसकी सूक्ति 1028 है। इसमें श्लोक कितना है, तो 10,562 श्लोक है। किसमें, और ये सब बातें हम लोग ऋग्वैदिक काल में पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सब बातें हम लोग ऋग्वैदिक काल में पढ़ रहे हैं। इसके बारे में अभी नहीं, लेकिन अब समझेंगे कि ये तो आपका ऋग्वैदिक काल है, एक है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको अभी मैं रोकता हूं, इसको, ये वाला नहीं है इसमें भाई। चलिए अगला बात कहता है कि ऋग्वैदिक काल की सामाजिक जीवन कैसा था, मतलब ऋग्वैद काल में लोगों का जो समाज थे वो समाज कैसा था। तो देखिए इनका जो समाज है वह राजनीतिक स्तर देखेंगे, इसमें समाज की सबसे छोटी इकाई थी। समाज जो था उसकी सबसे छोटी इकाई थी। तो कौन छोटी इकाई थी, तो याद करिएगा ऋग्वैदिक काल में समाज की जो सबसे छोटी इकाई दिखाएंगे तो आपको परिवार दिखेगा। क्या नाम है, परिवार है। और याद रखेंगे यह बातें हम लोग कि जो परिवार है, इस परिवार को क्या है, गृहपति, इसका जो मुखिया होता था उसे हम लोग गृहपति कहते थे। क्या कहते थे, गृहपति। जो परिवार में, परिवार के बाद एक बड़ा सा क्या आया, कुल आया। तो कुल का है उसे हम लोग कूपन कहते थे, कुलप कहते थे, कुलप। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है।
अगर ग्राम को तो क्या कहते थे हम लोग, ग्रामीण था। उसके बाद विश्व आया, क्या आया, विश्व आया, जन आया, राष्ट्र आया। कहने का मतलब है पहले परिवार, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, ठीक है ना। तो राष्ट्र के बारे में तो बहुत बड़ा ज्ञान नहीं, क्योंकि इतना बड़ा तो जनसंख्या थी नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ तक जरूर बात करेंगे जन। और इसी के बाद जब देखेंगे तो आप जो देखेंगे कि 6वीं शताब्दी के बाद आपका महाजनपद आएगा। क्या है, महाजनपद आ जाएगा। और ये जो महाजनपद है सर, यही महाजनपद आगे चल करके हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक काल के बाद, ठीक है ना। तो ये रहा आपका इकाई है। अगली बात हम लोग समझेंगे यहां से, वैदिक साहित्य में जनपद और महाजनपद शब्द नहीं मिलते हैं। क्या है, जनपद और महाजनपद नहीं मिलते, लेकिन यहाँ जन जरूर मिलते हैं, याद रखिएगा ना। तभी मैंने कहा कि इसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा। वैदिक साहित्य में जनपद और महाजनपद शब्द का नहीं मिलती है, इसके स्थान पर जन शब्द का मिलते हैं। ये बड़ी बात है आपके लिए। अगली बात ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में किए गए शब्दों का प्रयोग, ऋग्वेद में किन किन शब्दों का प्रयोग कितनी बार किया गया है। देखिए, जन शब्द का प्रयोग 275 बार किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये देखिए क्या लिखा गया है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है, मैं इसके अगले वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा, इस चीज को बता दूंगा ना। तो क्या लिखा गया है, राष्ट्र शब्द का प्रयोग 1 बार किया गया है। क्या किया गया है, राष्ट्र शब्द का प्रयोग 1 बार किया गया है। यमुना शब्द का प्रयोग 3 बार किया गया है। और गंगा शब्द का प्रयोग 1 बार किया गया है। और विदत शब्द का उल्लेख 112 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है, 112 बार किया गया है। थोड़ा सा वीडियो को रोकना चाहूंगा मैं। थोड़ा सा वीडियो पोस्टपोन करनी पड़ गई थी, सॉरी आपके लिए, ठीक है ना। ये जानते हैं क्या जो लिखा हुआ है, ये विष लिखा गया है। क्या, मैं इसको सही कर देता हूँ, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। ये क्या लिखा गया है, तो विष लिखा गया है। माइंड से मेरे उतर गया और यहाँ पे मैं लिखा भी नहीं। तो ये जो लिखा गया है दोस्तों, क्या है, विष है। क्या है आपका, है विष है। और विष का प्रयोग कितना बार किया गया है, 171 बार किया। ये बातें आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, कितनी बार किया है। और राष्ट्र शब्द का प्रयोग 1 बार किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, विदत शब्द का उल्लेख 112 बार किया गया। आप जानते हैं विदत क्या है, आइए इसके बारे में देखिए। एक संस्था है, एक शिक्षा की संस्था है। आइए दिखाते हैं आपको, चलिए। ऋग्वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था क्या है, विदत जो है वह ऋग्वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था है। यह विद्या व ज्ञान की संस्था है। अध्ययन और अध्यापन होते थे, महिला भी भाग लेती थी। याद करिएगा, महिलाओं की स्थिति बाद में खराब होगी। सबसे ज्यादा महिला की स्थिति जो है कि आपका क्या नाम है कि वो अथर्ववेद में सबसे ज्यादा खराब हो जाएगी, ठीक है ना। अभी स्थितियां उनकी सही चल रही है। अगली बात करें, ऋग्वेद में 2 समितियां का उल्लेख है। देखिए, सभा समिति और क्या नाम, सभा और समिति 2 थी। और यह सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाने वाली है। आइए देखेंगे कि ऋग्वेद में सभा 8 बार का उल्लेख किया गया। सभा कितने बार उल्लेख किया गया, 8 बार उल्लेख किया गया। ऋग्वेद में सभा को नरिष्ठा कहा जाता है। महिला भी भाग लेती थी, उसे महिला को सभावती कहा जाता है। क्या कहते हैं, सभावती कहा जाता है। समिति में जनपद के समस्त लोग शामिल होते थे और समिति में धनी लोग
क्या होते थे, शामिल होते थे। मतलब धनवान लोग, धनवान लोग शामिल होते थे किसमें, समिति में। आज भी जो लोकसभा और राज्यसभा हमारी है, ये रहा लोकसभा और ये रही राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा की कहानी बहुत पुरानी है, यह प्राचीन काल से चली आ रही है, वैदिक काल से चली आ रही है। किस काल से, वैदिक काल से चली आ रही है। ये बातें हमको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, समिति के कार्य क्या था, राजा पर नियंत्रण करना, राजा की नियुक्ति करना और राजा की पद मुक्ति करना। और गलती करता है पद मुक्त कर दिया जाए, ठीक है ना, अच्छा काम करे उसे नियुक्ति कर लिया जाए। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। क्या है, यही पुत्रियां जो सभा समिति है, ये दो पुत्रियां हुआ कहा गया है कि नहीं है, जनता की पुत्रियां। अब अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे कल। आज के लिए इतना, ओके बाय बाय, थैंक यू।